केंद्रीय और राज्य सरकारों के लिए ये जो एडटेक इंडस्ट्री है, जो ज़्यादातर एंट्रेंस एग्ज़ाम कोचिंग है सीधे सीधे, ये बहुत बड़ा सहारा है। ये सहारा इसलिए है क्योंकि अगर ये इंडस्ट्री किसी जवान आदमी को 10 साल तक यूपीएससी की तैयारी में फंसा के नहीं रखेगी तो वो आदमी सड़क पर आ जाएगा, नारे लगाएगा और रोज़गार मांगेगा। जो तुम कह रहे हो ना कि बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को न बेरोजगार बोल रहे हैं और न ही रोजगारों की लिस्ट में उनका नाम आ रहा है, न वो अनएम्प्लॉयड है न एम्प्लॉयड है, तो क्या कर रहे हैं? वो यही है, उनको इस इंडस्ट्री ने बांध के रखा हुआ है। ये एक बढ़िया खेल तमाशा चल रहा है कि पहले उसके 2-3 साल लगाओ, मान लो आईआईटी की तैयारी में, 2-3 नहीं होते, अब तो 8वीं से हो जाती है ना आईआईटी की तैयारी शुरू, तो 6 साल लगाओ आईआईटी की तैयारी में। यूपीएससी का तो मतलब ही है 8-10 साल, और उसके अलावा 1000 तरीके के और एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। ये जो पूरी चीज है ये देश के युवा वर्ग को इस भ्रम में रखे रहती है कि वो कुछ सार्थक काम कर रहे हैं, और वो इसी भ्रम में पड़े पड़े 32-34 साल का हो जाता है। उसने 4 साल आईआईटी जेईई की तैयारी करी थी, उसके बाद उसने 6-8 साल या 10 साल यूपीएससी में लगाए, उसके बाद अभी वो और भी किसी चीज में कुछ करेगा। ऐसे करते करते वो 35 साल का हो जाता है, उसका नाश हो गया, उसके साथ जो बुरे से बुरा हो सकता था वो सब कुछ हो गया, वो डिप्रेशन में चला गया, उसके समय का, उसके आत्मसम्मान का ह्रास हो गया, लेकिन वो कह भी नहीं पाएगा कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ। उसको लगेगा कि मैं तो इतने दिनों तक तैयारी कर रहा था। तो जब सरकार, समाज और पूरी व्यवस्था रोजगार दे पाने में अक्षम हो जाती है, तब ये जो पूरा एडटेक वाला कार्यक्रम है ये फलता फूलता है। ये एडटेक वाला कार्यक्रम फलता फूलता है, और जो कोचिंग सेंटर में पढ़ाने वाले लोग होते हैं वो सुपरस्टार बन जाते हैं, उनको हीरो की तरह फिर देखा जाता है। वो तुम्हें हर जगह दिखाई देंगे, यहां तक कि वो राजनीति में भी प्रवेश लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि भाई आपकी अब इतनी प्रसिद्धि, पॉपुलैरिटी हो गई है कि लोग जानने लगे हैं आप राजनीति में आ सकते हैं। भारत की जवानी के साथ ये एक जबरदस्त धोखा है जो आजादी के बाद से ही चल रहा है। यूपीएससी में 1000 से कम सीटें, 700-800, और 10-15 लाख लोग हैं जो उसमें लगे होते हैं किसी भी समय। आप जानते नहीं हो क्या आप कौन हो? आपको अपना पुराना शैक्षणिक रिकॉर्ड पता नहीं है क्या? आप कभी भी शीर्ष 20-30% में भी नहीं आए, अब आप शीर्ष 0.1% में कैसे आ जाओगे? लेकिन नहीं, इसी कोचिंग इंडस्ट्री के साथ फिर एक जुड़ी हुई इंडस्ट्री शुरू होती है जिसका नाम है मोटिवेशन इंडस्ट्री। और अक्सर जो कोचिंग पढ़ाने वाला होता है वही मोटिवेटर भी बन जाता है, क्योंकि उसके लिए ज़रूरी है ना, वो आपको बताए देखो तुम्हारे 5 साल खराब हो चुके हैं लेकिन भागना मत, अभी तुम लगे रहो, 3 साल फीस और दो, तैयारी करते रहो, तू करेगा, तू फोड़ेगा, चल फीस जमा करा जल्दी से, 1 साल कोचिंग और कर। और फिर जिनका चयन वगैरह हो जाए उनको सम्मान पत्र दो, उनको सिंहासन पर बैठाओ, इंटरव्यू ही इंटरव्यू उनके छापो चारों तरफ, उनको हीरो बना दो। बिल्कुल सोशल मीडिया ये सब तो कर ही देता है जल्दी से। मुझे लगता है मैं ही पीछे छूट गया। 3 ऑल इंडिया एग्जाम होते हैं, तीनों में से कोई एक पास कर ले तो हो जाता है कि बढ़िया बंदा है। मैंने तीनों पास करे, और कैट को तो सीधे सीधे टॉप करा था ऑल इंडिया। मेरा तो कभी कोई इंटरव्यू ही नहीं छपा। अखबार में भी कुल एक बार आया था, वो भी जब 10वीं में बोर्ड टॉप किया था।
न जाने कैसे उन्होंने खबर छाप दी और फोटो डाल दी, उसके बाद से कभी कुछ आया ही नहीं। आज आपकी यूपीएससी में 400 भी रैंक आ जाती है तो पत्रकार भागे आएंगे, इंटरव्यू लेंगे, वो जाएगा यूट्यूब पर, उसके 6 मिलियन व्यूज हो जाएंगे और आप वहां पे बताओगे देखो मैं बताता हूं। किसी से बैंक की भी परीक्षा, प्रवेश परीक्षा अगर उत्तीर्ण हो गई तो उसका पूरा जुलूस निकलता है। एक साधारण सा बैंक मैनेजर बनेगा भाई, उसमें कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई। और आईएएस आईपीएस भी इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई कि तुम उसको राजा घोषित करे दे रहे हो। इतना ही नहीं हुआ है, जो आईएएस आईपीएस बन जाते हैं वो बनने के बाद खुद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं। वो ज्ञान दे रहे होते हैं, वो सुबह सुबह अपनी कोटेशंस डालते हैं जो कि महाघटिया होती हैं। तुमने अपने 8वें अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर कर लिया, इससे तुम प्लेटो और सोक्रेटिस थोड़ी हो जाओगे। तुम्हारी क्या हैसियत है ज्ञान देने की। लेकिन अपने नाम के साथ कुछ लिखेंगे, कुछ भी नाम अपना, उसके आगे बड़ा बड़ा लिखेंगे आईपीएस, और उसमें एक वो नीला निशान लगा होगा क्योंकि आईपीएस हो, और वहां नीचे फिर ज्ञान की गंगा बह रही होगी। और उसको सब लाइक करने वाले और व्यू करने वाले भी कौन होंगे? यूपीएससी एस्पिरेंट्स, जो अपने आप को यूपीएससी एस्पिरेंट भी नहीं बोलते, बोलते हम यूपीएससी के स्टूडेंट हैं। हमें समझ में नहीं आया, ये तो एंट्रेंस एग्जाम है। यूपीएससी स्टूडेंट क्या चीज होती है? इससे कौन सी डिग्री मिलती है? यूपीएससी स्टूडेंट क्या होता है? लेकिन स्टूडेंट बोल करके खुद को बेवकूफ बनाना आसान हो जाता है कि जैसे आप मान लो एमबीबीएस के स्टूडेंट हो तो उसमें 5-6 साल लगता है, तो वैसे ही बोलो यूपीएससी के स्टूडेंट है इसमें 7-8 साल लगता है। पूरा एक कल्ट डेवलप कर दिया गया है। सबसे ज्यादा यूपीएससी, उसके बाद जेई और मेडिकल, और उसके बाद कुछ हद तक ये जो कैट एग्जाम है इसके लिए। और भारत की जवानी इसमें बर्बाद हुई जा रही है, हुई जा रही है, हुई जा रही है। एक आदमी के जो सबसे उत्पादक प्रोडक्टिव साल होते हैं उसको वो लगा रहा है क्या करने में? जिया सराय और कठवड़िया सराय की धूल फांकने में। ये वो जगह है जहां वो मुखर्जी नगर, जहां पे सब यूपीएससी वाले बैठे होते हैं। बिहार की मिट्टी जवान होती है और आके मुखर्जी नगर में बैठ जाती है और उसके आदर्श बन जाते हैं सब कोचिंग सम्राट। कह रहे ये भगवान है हमारे। ये चल क्या रहा है? क्या चाहते हो? मैं बताऊं क्या चल रहा है? चल ये रहा है कि सरकारी विभागों में, सरकारी पदों पर जितना तुम काम नहीं करते हो उसकी अपेक्षा कहीं ज्यादा तनख्वाह हो गई है। एक के बाद एक पे कमीशन आए हैं और जितनी तनख्वाह इस वक्त एक सरकारी कर्मचारी को मिलती है उतनी उसे कहीं से नहीं मिलनी चाहिए थी। और तनख्वाह के अलावा डीए वगैरह तो होता ही है। आपके पास एक सरकारी नौकरी है तो उसमें जो आपका आउटपुट बाय इनपुट रेशियो है वो किसी भी और नौकरी से या काम से कहीं ज़्यादा है। आपको बहुत कम काम करना पड़ता है और उसके एवज में आपको बहुत अधिक पैसे और सहूलतें मिल जाती हैं, और भारत की सारी जवानी उसी पे मरी जा रही है। वही चाहिए, वही चाहिए। क्या तो पूछो, तुम जाएगा बात करो, बोलेंगे क्यों लगे हुए 7 साल से? बोलते अरे 7 ही साल तो लगाए हैं, इसके बाद 40 साल कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो 7 साल की मेहनत करके अगर 40 साल का आराम मिल जाए तो बुराई क्या है? प्राइवेट सेक्टर में वैकेंसीज हैं, उसमें लोग अप्लाई नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि वहां आपको उतनी तनख्वाह मिलती है जिसके आप हकदार हैं। वो बंदा बोलता है नहीं नहीं नहीं, ये 20-25 हज़ार तो मेरे लिए बहुत कम है। इतना तो किसी सरकारी ऑफिस में एक प्यून को मिल जाता है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, फ्रेशर की, एक साधारण कंपनी में हो जाएगा अगर बिल्कुल, तो आज भी जो इन हैंड सरकारी स्टार्टिंग सैलरी आती है वो 20-25 हज़ार ही आती है। उसे घर वाले उसको ताना मारते हैं, बोलते हैं वो उधर बगल में वो 4th श्रेणी चपरासी बन गया है, 25,000 से ज्यादा तो वो कमाता है, और बाकी अफसरों के साथ बड़े बड़े लाल बत्ती में घूमता है, ठाठ है उसके। बड़े बड़े सेठों को वो दफ्तर के दरवाजे पे रोक सकता है। प्यून है तो क्या हुआ? तो जब चपरासी की भर्ती का भी निकलता है तो उसमें पीएचडी वाले भी अप्लाई कर रहे होते हैं। ये सब पढ़ते नहीं हो कि 4th श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति
के पद आए हैं कुछ, और उसके लिए 10,000 एमटेक, 90,000 बीटेक और 5,000 पीएचडी ने अप्लाई करा। और ये जो इतने सारे बीटेक वगैरह अप्लाई करे हैं, ऐसा नहीं कि इन्हें प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां नहीं मिल रही थी, मिल रही थी, पर प्राइवेट सेक्टर की नौकरी का सरकारी अय्याशी से क्या मुकाबला? मुकाबला ही नहीं है। और तुम प्राइवेट सेक्टर एंटरप्रेन्योर्स के पास जाओ जिन्हें हायरिंग करनी है, वो सर पे हाथ रख के बैठे हैं, वो बोल रहे हैं हमारे वैकेंसीज खाली पड़ी हैं, ये लड़के काम करने को तैयार नहीं है। बोलते हैं 5 साल बेरोजगार बैठ लेंगे लेकिन प्राइवेट सेक्टर में काम नहीं करेंगे। कहे क्यों नहीं काम करोगे? क्योंकि वहां काम करना होता है, हम काम वहां करते हैं जहां काम नहीं करना होता है। तो ये जो सरकारी कल्ट है, इसने इकोनॉमी को, जॉब मार्केट, सबको एकदम स्क्यूड कर दिया है, टोटली डिस्टॉर्टेड। और इस पूरे खेल में ये सब प्लेयर्स हैं। सरकार एक प्लेयर है, एडटेक इंडस्ट्री प्लेयर है, कोचिंग वाले सुपरस्टार प्लेयर्स हैं, ये जो आईएएस आईपीएस बन करके अपनी फैंडम फैला रहे हैं वो भी उसमें एक प्लेयर है। कुल मिलाकर के इसका खामियाजा भारत की पूरी अर्थव्यवस्था और पूरी जनसंख्या भुगत रही है। एक सिटाडेल बना दिया, एक दुर्ग बना दिया गया है सरकारी, ठीक है ना। और उस दुर्ग के अंदर जो है वो एक वर्ग है और बाकी जनसंख्या एक अलग वर्ग है। सरकार एक अलग वर्ग है और बाकी जनसंख्या अलग वर्ग है। बाकी जनसंख्या का काम है दब के रहना, और जो सरकार के दुर्ग के अंदर हैं, उस फोर्ट के अंदर हैं, उनका काम है दबा के रखना। नीचे वालों का काम है कम पैसे में मेहनत करते रहना, और उन ऊपर वालों का काम है खूब पैसा लेना और कुछ न करना। ये समाज में 2 विभाजन, 2 वर्ग बनाए गए हैं। ये बात समझ में आ रही है? ये क्लासिकल मार्क्सिस्ट क्लास डिवीजन है और कुछ नहीं। 2 वर्ग बना दिए गए हैं। एक का काम है शोषण करना, वो सरकारी वर्ग है, और दूसरा वर्ग का काम है शोषित होते रहना। और एंट्रेंस एग्जाम इन दोनों वर्गों के बीच की सीढ़ी है। तो तुम पाते हो कि पूरा भारत उस सीढ़ी के नीचे जमा हो गया है ताकि वो शोषित वर्ग से शोषक वर्ग की ओर जा सके। ये चल रहा है। समझ में आ रही बात? एक ऊपर का वर्ग है, उसका क्या काम है? शोषण करना, वो सरकारी वर्ग है। वो बिना कुछ करे ही खूब उनको मिलता है। पहले तो सैलरी खूब मिलती है, और जो ऊपरी कमाई है उसका तो कुछ कहना ही नहीं। और एक नीचे वाला वर्ग है, जो प्राइवेट लोग हैं, जिनको कुछ नहीं मिलता, ना पैसे मिलते, ना मान सम्मान मिलता, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलती। वो बेचारे ऐसे हैं, उनको कोई बाप अपनी लड़की देना नहीं चाहता। क्या कहते? प्राइवेट में किसी लाला के यहां नौकरी करता, इसको कौन लड़की देगा? छी। लोग कहते हैं आचार्य जी आप अपनी संस्था में सब कुंवारे ही रखते हैं क्या? तो रखते नहीं हैं। इनको मिलती नहीं। देवियों को भी सब सरकारी वाले ही चाहिए। अब जो नीचे वाला वर्ग है, जो शोषित है, वो भी चाहता है कि हम भी जो ऊपर वाला है उसमें किसी तरह चढ़ के पहुंच जाएं। उस तक पहुंचने का यही रास्ता है। या तो कोई एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लो, या जिसने क्लियर कर रखा उससे शादी कर लो। या तो कोई एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लो या उससे ब्याह कर लो। और भारतीय जनता इन्हीं 2 चीजों के लिए पागल है। एक बार जब जानते हो, जब यूपीएससी का रिजल्ट आता है, लोग अंदर घुस घुस के पता लगवाते हैं कि ये जो नाम है इनका पता क्या है, फोन नंबर क्या है, और उनके घरों में अगले दिन से रिश्ते दरवाजों से, रोशनदान से छत तोड़ के बरसने लगते हैं। मेरे घर में भी आए थे, अब माँ बैठी पूछ लो, आए थे, बोल रहे ये फलाने के बिहार के कोई मिनिस्टर है इनका आ रहा है, फलाने एमएलए की लड़की है इसका आ रहा है। उन्हें पता कैसे चला? वो उन्होंने सीधे पर्सनल एंड ट्रेनिंग विभाग से निकलवाया। बोले ये लड़के का सिलेक्शन हो गया, जल्दी से रिश्ता भेजो। तो ठीक वैसे जैसे एक पद के लिए 10,000 लोग तैयार खड़े हैं, वैसे ही जो यूपीएससी में सिलेक्टेड लड़का है उससे शादी के लिए 10,000 लड़कियां तैयार खड़ी हैं। क्योंकि आपको अगर अपनी क्लास बदलनी है तो उसके यही 2 तरीके हैं, सिलेक्शन और मैरिज।
ये सीधा सीधा शोषण का खेल चल रहा है और यह व्यवस्था बदलनी चाहिए। प्राइवेट में जो सैलरी कम है उसका भी एक कारण यही है कि सरकार में सैलरी ज्यादा है। तुम ये भी संबंध समझना, जो सरकार मुफ्त का इतना पैसा बांट देती है अपने कर्मचारियों को, पैसा कहां से आता है? कहां से आता है? हाँ, वो पैसा प्राइवेट को ही चूस के आता है। तो प्राइवेट का शोषण किया जा रहा है ताकि सरकारी कर्मचारियों को मुफ्त पैसा बांटा जा सके। प्राइवेट में भी सैलरी और हो सकती है अगर सरकार स्ट्रीमलाइन हो जाए, अगर सरकार अपने फालतू खर्चे बंद कर दे तो प्राइवेट सेक्टर के पास ज्यादा मुनाफा बचने लगेगा, वो भी अपने कर्मचारियों को ज्यादा पैसा दे पाएंगे। बोलते यूपीएससी में ऐसा होता है, देखो तैयारी करोगे भले ही सिलेक्शन नहीं होगा लेकिन कुछ बन जाओगे। मैं साफ साफ समझाता, लफाजी हटाओ, खुली बात करो, क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? उसने 10 साल गंवा दिए, उसके पास सब्जेक्ट्स थे, कुछ थे, मैथ्स और सोशियोलॉजी या मैथ्स और फिजिक्स या कुछ और, उसका नहीं हुआ सिलेक्शन। तुम उसको क्यों झूठी सांत्वना दे रहे हो कि कुछ तो बन जाओगे? क्या बन जाएगा वो? तुम्हें पता है कि कितने ज्यादा मेंटल पेशेंट्स निकलते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स में से? ये बन जाते हैं, और जब उसके अटेम्प्ट्स खत्म हो जाते हैं तो बिल्कुल एक टूटा हुआ इंसान बनकर निकलता है उस प्रक्रिया से, जिसके लिए अब समाज में कोई स्थान नहीं, जिसकी उम्र बीत चुकी है, जिसका आत्मसम्मान और आत्मबल नष्ट हो चुका है, ये बन के निकलता है। लेकिन दिलासा ऐसी दी जाती है, देखो यूपीएससी तो मंदिर है, तुम वहां भक्त बन जाओ और अपनी जवानी की वहां पर आहुति दो। यही बात आईआईटी वगैरह पर भी लागू होती है, पर वहां कम, क्योंकि वहां इतने सारे साल कोई नहीं लगाता। और फिर वहां यह रहता है कि चलो 15,000 आईआईटी में कर दी हैं सीटें, उसमें नहीं होता तो और उसमें अलग है, फिर एनआईटी है, फिर ये, तो कहीं ना कहीं अपना इंजीनियरिंग कर लेता है। यूपीएससी की जो तैयारी मैंने छोड़ी, मेरे अटेम्प्ट बचे हुए थे सब, मैं भी और कर, ठीक है प्रॉपर आईएएस में ही घुसेंगे, नहीं। उसकी एक वजह यह भी थी कि वो जो पूरी प्रक्रिया थी ना एंट्रेंस की, वो बहुत उबाऊ थी। वो परीक्षा ऐसी नहीं थी जो आपको स्टिमुलेट करे या एक्साइट करे। वहां पे न तो तुम्हारी प्रतिभा पे जोर था, न तुम्हारी बुद्धि की तीक्ष्णता पर जोर था, वह रट्टेबाजी का काम ज्यादा था। तो जो लोग उस परीक्षा को क्लियर करके निकलते भी हैं, वो कोई बड़े अच्छे, बड़े ऊंचे, बड़े प्रतिभावान लोग नहीं हैं। आईआईटी क्लियर करना एक बात है, यूपीएससी क्लियर करना बिल्कुल दूसरी बात है। आप एकदम टैलेंटलेस हो करके भी अगर 8-10 साल रट्टा मार रहे हो तो हो सकता है यूपीएससी टॉपर बन जाओ। तो उनमें ऐसी कोई खास बात होती नहीं है। और मुझे वो उबाऊ प्रक्रिया पसंद भी नहीं आ रही थी कि एक के बाद एक थ्योरम रट रहे हैं, थ्योरम का प्रूफ क्वेश्चन आ रहा है कि थ्योरम का प्रूफ लिखो, रट के गए हो और वहां थ्योरम का प्रूफ लिख रहे हो। नहीं करना यार ये सब। सवाल ऐसा दो ना जो जरा चुनौती दे, तो मजा आता है। मैथ्स और फिजिक्स मेरे सब्जेक्ट थे, आईआईटी की मेरी आदत थी, जेई का मेरा पुराना अनुभव था। अब वहां पर एकदम ही साधारण किस्म के सवाल, वो 20 नंबर का सवाल है, आप उसको हल कर दो जल्दी से तो 5 नंबर देंगे। वो चाहते हैं कि तुम उसको लंबे से लंबे तरीके से 4 पन्ने में हल करो, तब 20 में से वो देते हैं 16। और मुझे कोई समझ में नहीं आया कि मैथ्स में 20 में 16 का क्या मतलब होता है। या तो 20 में 20 दोगे या कुछ मत दो। ये क्या होता है कि एक ही उत्तर 5 लेकर के आए हैं, एक को 5 नंबर दिया, एक को 8 दिया, एक को 12, एक को 16 दिया। ये कैसे चल रहा है? हमें करना ही नहीं आगे। ये तुम रख लो, ये अपना तरीका अपने पास, देंगे ही नहीं आगे अटेम्प्ट। तो ये भी अपने दिमाग से निकाल दो कि यूपीएससी क्लियर करने वाले बड़े होनहार लोग होते हैं, कुछ नहीं। बहुत साधारण आदमी अगर बस अपने आप को खच्चर की तरह वहां घिस रहा है तो 6-8 साल में कर लेगा क्लियर। हम 2 बहनें हैं, मैं बड़ी हूँ, मेरी छोटी बहनें हैं। और मैं पढ़ाई में बिल्कुल 3rd क्लास थी। 10th क्लास मैंने 3rd डिवीज़न से पास की। बीए मैंने 2nd डिवीज़न से पास किया। उसके बाद अचानक से मुझे लगा कि पढ़ना चाहिए, तो एमए में मैंने स्टडी स्टार्ट की थी। उसके बाद में मैंने नेट किया और दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, हो गया। रटने की कैपेसिटी मेरी अच्छी थी तो मेरा आरपीएससी क्लियर हो गया। मेरी छोटी बहन थ्रू आउट फर्स्ट क्लास थी, गोल्ड मेडलिस्ट थी, बहुत इंटेलिजेंट थी, लेकिन उसका आरपीएससी वगैरह कुछ नहीं हुआ। और उसको अभी साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है, वो एडमिट है। कोमल जी जानती है, मैं उसका ट्रीटमेंट करवा रही हूँ।
और वो मुझसे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, आज भी वो मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसको नॉलेज मुझसे ज़्यादा है, डिसीजन मेकिंग उससे मेरे से ज़्यादा अच्छी है, पर वो मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट है आज। और दूसरा, फिर आरपीएससी क्लियर करने के बाद भी मैं जिस डिपार्टमेंट में गई हूँ उस डिपार्टमेंट पे जाके मेरे को इतना सा भी कुछ खुशी नहीं मिली। हर तरफ करप्शन, हर तरफ दोगले लोग हैं, किसी से आप दोस्ती नहीं कर सकते, उनके साथ बैठ के बात करने का मन नहीं करता कि आप इनसे बात कर सकते हो, इनका कोई लेवल है, दोस्ती नहीं कर सकते, ऑफिस में रुकने का मन नहीं करता, हर वक्त यही सब चलता रहता है। अभी मेरे कोई नोन थे, उनका केस आया था कोई फाइल का, तो मैंने बोला कि ये बिल्कुल सही है, इस पर क्यों आप 1-1.5 करोड़ की पेनल्टी लगा रहे हैं। लड़का बिल्कुल सही है, यंग लड़का था, उसका कोई काम था गारमेंट्स का, तो मैंने नोटिफिकेशन निकाल के दिखाया कि नोटिफिकेशन सारा उसके फेवर में, क्लियर कट उसके फेवर में, आप पेनल्टी बना ही नहीं सकते। तो बोलते हैं जो बंदा था जिसने पेनल्टी बनाई थी वो करप्ट लोगों में अव्वल लेवल पे था कि नहीं वो मानेंगे ही नहीं। तो उनका क्यों नहीं मानेंगे, जब है ही इसके फेवर में तो कैसे नहीं मानेंगे। वो नहीं मानेगा, वो अपने तरीके से इसका इंटरप्रिटेशन करेगा। तो मैंने बोला मैं लड़ाई करूँ क्या जाके उससे। तो बोलते हैं कि देख तू ऐसे मत कर, होता क्या है कि तू इसको इस तरीके से देख कि सपोज़ किसी घर में बच्चा पैदा हुआ है तो हिंजड़े आते हैं ना, तो उसी तरीके से लेके उसके पास फाइल आ गई ना डिपार्टमेंट में तो अब कुछ देना ही पड़ेगा। तो इस लेवल पे मतलब सपोज़ कि दूसरों के लिए तो मैं क्या कुछ कर पाऊँगी उस डिपार्टमेंट में रह के, कोई मेरा नोन है उसकी फ़ाइल आई है तो ये बोला जा रहा है कि नहीं पैसा तो देना ही पड़ेगा, ये तो ट्रेंड है, फाइल आई है तो देना है, क्यों देना है, वो गलत ही नहीं है, चलो ठीक है देना है, आप लेते हो लो, अगले को भी फ़ायदा दे रहे हो तो आप लो, लेकिन वो गलत नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसके फेवर में सारी चीज़ें। फिर आप उसको डरा रहे हो कि तेरे ऊपर 1.5 करोड़ की पेनल्टी लगाऊंगा। अब 1.5 करोड़ की पेनल्टी से बचना तो 10-20 लाख रुपए नॉर्मल चीज़ है। तो आरपीएससी यूपीएससी क्लियर करने के बाद भी ये हालत होती है। हमारे कमिश्नर हैं जितने भी आते हैं वो इस तरीके के होते हैं कि अगर मेरा उनसे सीनियर होने का नाता ना हो या इस तरीका नहीं हो कि वो मेरा बुरा कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, तो मैं खड़ी होकर उनको नमस्ते नहीं करूँ। इस तरह के लोग हैं, इतना पैसा खा रहे हैं, मतलब एक अब फेडअप हो चुकी मैं कि यार नहीं देते तो ज़्यादा अच्छा था, कहीं अब आने के बाद तो और बुरी कंडीशन है। तो बस मैं ये आपको एग्जांपल दे रही थी, आपने जब ये बातें चली तो थैंक यू। मैं क्या बोलूं, सरकारी कामकाज की भुक्तभोगी तो आपकी संस्था भी है। हमारे ही सरकार से, ख़ास तौर पे आपके विभाग से जो काम है वो कोई हो थोड़े ही रहे हैं। एकदम सीधी सीधी चीज़ होगी, सालों से चढ़कर बैठे हुए हैं उस पर, काम नहीं करके दे रहे। देखिए 2 तरह के लोग होते हैं, आप चुन लीजिए आपको कौन सा व्यक्ति बनना है। एक व्यक्ति वो होता है जो जब देखता है कि सामने शोषण करने वालों का समूह है तो कहता है कि मैं भी उसी का हिस्सा बन जाता हूं ना, उसका हिस्सा बन जाऊंगा तो लूट में मुझे भी भागीदारी मिलेगी। एक वो व्यक्ति होता है। और दूसरा व्यक्ति होता है जो कहता है सामने ये लुटेरों का दल है, मैं इनका हिस्सा नहीं बनूंगा, मुझे इनकी लूट में साझेदारी नहीं चाहिए, मैं इस दल को बिल्कुल चुनौती दूंगा, मिटा सकता हूं तो मिटा दूंगा, नहीं तो मेरा जो होगा तो होगा, देखा जाएगा। आप चुन लीजिए कि आपको लुटेरों के दल को चुनौती देनी है या उनका हिस्सा बनना है। जो भीतर का स्वार्थी जानवर है वो तो यही बोलेगा कि अरे काहे को झंझट में पड़ना, तुम भी उन्हीं का हिस्सा बन जाओ ना। हम उनका हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, उनको खुलेआम चुनौती देते हैं। आपको किसी तरह का आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि अगर आने वाले कुछ महीनों में या सालों में आपको पता लगे कि संस्था कई तरीकों की मुसीबतों में आ चुकी है, सरकारी विभागों के साथ, पुलिस के साथ, इनकम टैक्स के साथ। वो कोई हमें छोड़ थोड़ी देंगे। होम मिनिस्ट्री है, सीबीआई है, बहुत कुछ है। जो उनके साथ नहीं है वो उनके खिलाफ है।